everyone, this is Simran. Welcome back to your own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने MCQ 7 के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज. और आज डिस्कस करेंगे इसमें जो आपकी लास्ट थ्योरी रह जाती है, दैट इज मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, जिसको आप इन शॉर्ट MM अप्रोच के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हम 3 थ्योरीज डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपकी है नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच. तो अगर आप में से किसी ने उन तीनों थ्योरीज को नहीं देखा है, उनको ज़रूर देख लीजिएगा. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज. ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो ये रहा हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चार्ट, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि हर एक जगह पे आपको इसको यूज़ करना है जब भी आप थ्योरीज को डिस्कस करेंगे. आपके एग्जामिनेशन में भी अगर थ्योरी से क्वेश्चन आता है तो इस चार्ट को ज़रूर बना दीजिएगा. ठीक है, देखिए हमने बात करी थी रेलेवेंट थ्योरी एंड इररेलेवेंट थ्योरी की. तो रेलेवेंट थ्योरी आपकी नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, राइट. इररेलेवेंट थ्योरी की बात करी जाए तो हमने कवर किया है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को. अब आज हम लास्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे इसकी, दैट इज MM अप्रोच. ठीक है, ये बाकी की जितनी भी थ्योरीज हैं ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हुई है काफ़ी डिटेल में, वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं. सो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको इस अप्रोच के अंदर 2 चीज़ देखने को मिलेंगी. एक आपकी जो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच थी वो आई थी 1958 में, और दूसरी आपकी आई थी 1963 में. ठीक है, जो पहली दी गई थी वो विदाउट टैक्सेस को कंसिडर करके दी गई थी अप्रोच, और जो दूसरी अप्रोच 1963 में दी गई वो टैक्सेस को कंसिडर करके दी गई थी. ठीक है, तो हमको दोनों ही स्टडी करनी है. ठीक, चलिए डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले बात करें अगर हम मोदी गिलानी मिलर अप्रोच की विदाउट टैक्सेस, तो ये जो अप्रोच है ये समवॉट आपकी सिमिलर है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आपकी क्या बोलती थी कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में डेट को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. बेसिकली इस अप्रोच ने ये बोला था कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है आपकी वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर. ठीक है, तो ये आपको बोला था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ने. और समवट आपका मोदी गिलानी मिलर अप्रोच जो आपकी विदाउट टैक्सेस थी उसमें भी यही चीज कही गई थी. ठीक है, सो मोदी गिलानी एंड मिलर आर्ग्यूड दैट इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. तो इसीलिए ये भी क्या है आपकी एक इररेलेवेंट थ्योरी है. ठीक, सो इन अदर वर्ड्स कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आर इररेलेवेंट एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेट एंड इक्विटी मिक्स. ठीक है, आई होप ये चीज तो आपको क्लियर होगी. ऑलरेडी हम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में डिटेल में ये पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब मोदी गिलानी मिलर अप्रोच के अंदर आपकी 2 प्रपोजिशन है. एक प्रपोजिशन है जिसमें बात करी गई है विदाउट टैक्सेस जो कि 1958 में आई थी, और दूसरी प्रपोजिशन है आपकी विद टैक्सेस जो 1963 में आई थी. ठीक है, प्रोपोजिशन 1 की बात करें तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, दैट इज आर्बिट्रेज प्रोसेस. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या कहता है, दैट आर्बिट्रेज प्रोसेस रिफर्स टू स्विचिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन फर्म टू अनदर. लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, एक मार्केट A है और एक मार्केट B है. ठीक है, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप जनरली क्या करते हैं कि लेट्स से कि आपने इस मार्केट से परचेज किया है कोई इन्वेस्टमेंट को. ठीक है, अब उस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो B मार्केट में बढ़ गई है. ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पर कम रेट में परचेज किया था, आप वो इन्वेस्टमेंट को B मार्केट में ज्यादा रेट में क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, क्योंकि वहां पर जो वैल्यू मिल रही है आपको वो ज्यादा मिल रही है. तो आपने जहां पर कम रेट में परचेज कर सकते थे आपने वहां से परचेज कर लिया, और उसकी जो वैल्यू है जहां पर आपको ज्यादा मिल सकती है आपने वहां पर उसको सेल आउट कर दिया. तो ये आपको बेसिकली कहलाता है आर्बिट्रेज प्रोसेस. ठीक है,
when market values are different, the investors will try to take advantage of it by selling their securities with high market price and buying the securities with low market price. तो जहां पर भी जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं उनका जो प्राइस है कम होगा, आप वहां से उसको परचेज करेंगे और दूसरी मार्केट में जहां पर उसकी वैल्यू आपको ज्यादा मिल सकती है वहां पर आप सेल आउट कर देंगे. तो ये होता है आपका एक आर्बिट्रेज प्रोसेस. ठीक, अब एमएम अप्रोच में क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू एमएम, two firms identical in all respects except their capital structure cannot have different market value or different cost of capital. So in this case, these firms have different market values. The arbitrage will take place and the equilibrium in the market value is restored in no time. तो एक तरीके से आप कह सकते हो ना कि ये सेट ऑफ हो रहा है. एक जगह से आप कम रेट में परचेज कर रहे हैं और दूसरी जगह पे आप ज्यादा रेट में या फिर मार्केट में जो प्रिवेलिंग रेट है वहां पर आप उस रेट में उसको सेल कर दे रहे हैं. तो एक ये सेट ऑफ हो रहा है. तो आपकी जो एमएम अप्रोच है जिसमें प्रोपोजिशन 1 की बात करी गई उसमें यही चीज बोली गई है. ठीक है, तो एमएम आर्ग्यूज दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट मार्केट वैल्यूज फॉर आइडेंटिकल फर्म्स. तो एमएम ने यहाँ पर क्या बोला कि चांसेस ऐसे नहीं हैं कि जो आपके आइडेंटिकल फर्म्स हैं, ठीक है, जो आपकी सेम फर्म्स हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी. अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर एक मार्केट से अगर हमने कम रेट में परचेज किया, दूसरी मार्केट में हमने ज़्यादा रेट में सेल कर दिया, तो ये आपका इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाएगी और कम टाइम के अंदर जो भी आपकी वैल्यूज हैं वो रीस्टोर हो जाएगी. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो यहाँ पर बोला गया दैट वैल्यू ऑफ लेवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड फर्म. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एमएम अप्रोच है ये क्या है? इररेलेवेंट है. ठीक है, तो ये लेवरेज को कंसिडर ही नहीं करती. वो खुद ही कहती है कि आप चाहे कितना भी डेट इंक्लूड करते रहो, आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इसलिए वैल्यू ऑफ लेवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड फर्म. और वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये एनओआई का ही सिमिलर डायग्राम दिखेगा, है ना. एनओआई में भी हमने सिमिलर ही चीज बात करी. तो यहाँ पर डायग्राम आपको वही बता रहा है कि आप कितना भी ज्यादा यहाँ पर डेट इंक्लूड करते रहें, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. वो आपकी कांस्टेंट ही रहने वाली है. उल्टा यहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उस पर आप अफेक्ट देख सकते हैं और उसका रीजन मैंने ऑलरेडी आपको काफी बार समझा दिया. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट प्रोपोजिशन की तरफ. प्रोपोजिशन 2 है आपकी विद टैक्सेस. अब यहाँ पर इन्होंने टैक्सेस को कंसिडर किया. अभी तक हम जितनी भी थ्योरीज पढ़ते आ रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर की, आई होप आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो असम्पशंस में आपने देखा होगा लिखा है उसमें नो कॉर्पोरेट टैक्सेस इंक्लूडेड, है ना. तो हर एक अप्रोच में टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन एमएम ने यहाँ पर टैक्सेस को कंसिडर किया है प्रोपोजिशन 2 के अंदर. अब प्रोपोजिशन 2 में बेसिकली क्या बोला गया कि जितना ज्यादा आप डेट इंक्लूड करते जाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इससे क्या होगा? फाइनेंशियल रिस्क आपका इंक्रीज करेगा. ठीक है, और फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज करेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी तो रिस्क को पता है कि अगर कंपनी में रिस्क बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे जो डिविडेंड्स है उस पर इसका असर देखने को मिलेगा. तो वो यहाँ पे आपसे रिस्क प्रीमियम की डिमांड करेंगे क्योंकि अब वो ज्यादा रिस्क बियर कर रहे हैं. तो आप अगर फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा बियर कर रहे हैं तो आपको अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसके लिए कॉम्पनसेट भी करना पड़ेगा, जिसके लिए आप उनको रिस्क प्रीमियम भी देंगे. ठीक है, तो इस प्रपोजिशन में बेसिकली ये बोला गया. तो MM proposition 2 defines cost of equity. According to them, for any firm in a given risk class, the cost of equity is equal to constant average cost of capital plus a premium for the financial risk. ठीक है, मैंने आपको यही चीज बताई कि अगर आप डेट ज्यादा इंक्लूड करेंगे, फाइनेंशियल रिस्क आपके ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगा, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो आपसे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्क को बियर करने के लिए प्रीमियम की डिमांड करेंगे. तो जो प्रोपोजिशन 2 है बेसिकली वो किसको डिफाइन करती है? आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिफाइन करती है. ठीक है, इसका भी आगे फॉर्मूला देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो
plus a premium for the financial risk, which is equal to debt equity ratio times the spread between average cost and the cost of debt. So MM argues that K will not increase with the increase in leverage because the low cost advantage of debt capital will exactly offset by increase in the cost of equity as caused by increased risk to equity shareholders. So I hope ये लाइन तो अब आपको पूरा स्टेटमेंट जो है वो आपको भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इस स्टेटमेंट को डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा आप लेवरेज अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते जाएंगे आपकी जो कॉस्ट है वो तो कम होगी, क्योंकि आपका जो डेट होता है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। बट जितना ज़्यादा आप डेट इनकलकेट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी तो एक डर हो जाएगा कि हमको अब डिविडेंड टाइम पर नहीं मिलेगा, ये हो सकता है कंपनी हमारा डिविडेंड पे ही ना कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने डेट के थ्रू अर्न किया होगा उससे हम जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको रिटर्न देने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही बोल रहा है। सो द क्रूशियल पार्ट ऑफ MM थीसिस इज दैट an excessive use of leverage will increase the risk to debt holders, which result in an increase in the cost of debt. However, this will not lead to rise in cost of capital. So MM maintained that in such a case, K, that is cost of equity, will increase at a decreasing rate or even it may decline. This is because of the reason that an increased leverage, the increased risk will be shared by डेट होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज तो करेगा, ठीक है, वो राइज तो करेगा, बट डिक्रीजिंग रेट पे राइज कर सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि वो डिक्लाइन कर जाए। ठीक है, उसका रीजन क्या दिया है कि आपने जब लेवरेज को इंक्रीज किया है तो आपका जो रिस्क है वो भी बढ़ गया, और जो रिस्क है उसको कौन बियर कर रहा है, आपके डेट होल्डर्स कहीं ना कहीं उसको बियर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया है, वैल्यू ऑफ लेवरेज्ड कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस द टैक्स बेनिफिट, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बात करी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, है ना, प्रोपोजिशन 2 सिंपली डिफाइन कर रही है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमने क्या पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू क्या होता है, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है प्लस द रिस्क प्रीमियम। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क को बियर करने का जो प्रीमियम है वो यहाँ पर आपका ऐड होता है। ठीक है, तो अगर बात करें हम यहाँ पे KEU विच स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन एन अनलेवरेज्ड कंपनी, ठीक है, जहाँ पर हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसिडर कर रहे हैं, प्लस KEU माइनस KD। ठीक है, ये आपका क्या है, ये पूरा पोर्शन, दिस इज योर फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। ठीक है, देखिए बहुत सी बुक में फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया रहता है, अगर इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से हम लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे जाएगा KE इज इक्वल टू K0 या फिर आप KO कह सकते हैं। ठीक है, देन ब्रैकेट में हम यहाँ लिखेंगे KO माइनस KD D अपॉन E 1 माइनस D। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं अगर इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं MM अप्रोच की अजम्पशंस। सबसे पहला अजम्पशन दिया है देयर आर नो टैक्सेस। अब आप कहेंगे मैम अभी तो हमने पीछे पढ़ा है कि टैक्सेस को इंक्लूड किया गया है, हाँ बिल्कुल पढ़ा है, बट इन जनरल अगर हम बात करें अजम्पशन की MM अप्रोच के लिए भी, तो इन्होंने यहाँ पर टैक्सेस को नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि जो पहली अप्रोच दी थी वो विदाउट टैक्सेस ही दी थी, तो यहाँ पर अजम्पशन भी यही लिया गया है स्टार्टिंग से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज एज वेल एज बैंकरप्टी इज निल। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग और आपकी जो बाइंग कॉस्ट है सिक्योरिटीज की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात हो रही है, वो यहाँ पर निल है। और अब अगर इस अजम्पशन की बात करें तो ये अजम्पशन अपने में ही गलत है, क्योंकि अगर आप कोई भी सिक्योरिटीज को चाहे परचेज कर रहे हो चाहे उसको सेल कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो आपको बियर करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो वो निल कभी भी नहीं हो सकती है, बट ये अजम्पशन है तो हमको ऐसे ही इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देयर इज अ सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस मीन्स दैट एन इन्वेस्टर विल हैव एक्सेस टू द सेम इंफॉर्मेशन दैट अ कॉर्पोरेशन वुड एंड इन्वेस्टर्स विल दस बिहेव रैशनली।
तो इंफॉर्मेशन सिमेट्री का क्या मतलब हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन आपका कॉरपोरेशन आपको दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, इन्वेस्टर्स के पास वही सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, उसी इंफॉर्मेशन का एक्सेस उनके पास रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज द सेम फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर कंपनीज। ठीक है, तो दोनों के लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है यहाँ पे वो सेम रहेगी। नेक्स्ट है देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट सच एज अंडरराइटिंग कमीशन, पेमेंट टू मर्चेंट बैंकर्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी यहाँ पर इनकर नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट है दैट देयर इज नो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। आई गेस ये पॉइंट रिपीट हो गया है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लिख सकते हैं आप या फिर टैक्सेस लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह आप दूसरा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा जो आई गेस ये रिपीट होने चक्कर में वो पॉइंट मिस हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं उसको लिख देती हूँ, इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। देयर इज परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ऐड कर दिया है असम्पशन में कि जो आपकी मार्केट है वो परफेक्ट कैपिटल मार्केट होती है यहाँ पर। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था और आपकी ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर इन जनरल आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई जल्दी करूँ। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे कि MCO 4 को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है MCO 4 को कवर करने के लिए। आप सभी को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा है गेस MCO 4। तो पहले अब हम MCO 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगर आप लोग की कुछ और रिक्वेस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही आगे की सेशंस में प्रोवाइड करूँगी। तो जो भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में या समझ में नहीं आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस ज़रूर प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपनी फीडबैक्स देना मत भूलिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।